आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं नेम इज अंकित भाटिया। जो मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछना था आपसे, मैं सोच रहा था जब भी आप आओगे कि जब भी आप रियल एस्टेट में आए तो ऐसी क्या कोई नॉलेज होती है इसकी, या फिर कुछ ऐसा कोर्स होता है या फिर एक प्रोसेस होता है कि भाई वो एजेंट कैसे बने? अच्छी साफ हिंदी बोलता हो या इंग्लिश बोलता हो, नंबर्स थोड़े बहुत समझ में आते हो, दैट्स अबाउट इट। यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू एंड अप एट few hundreds of crores, कोई बड़ी बात नहीं है, विद इन अ डेकेड। मैं जानना चाह रहा हूँ नोएडा में ऐसा हुआ क्या 4-5 सालों में जो नोएडा गुड़गांव से भी ऊपर हो गया एकदम से? सर देखो, गुड़गांव की जो सक्सेस स्टोरी है ना, उसके पीछे दो चीजें हैं, ओनली टू। तो नोएडा इज बेटर। रियल एस्टेट बेटर है या स्टॉक मार्केट बेटर? रशिया ने यूक्रेन खेल दिया, उसमें रियल एस्टेट के प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करते, उसमें पूरा आपका स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है। आपने सुना मेरी दुकान कल 3 करोड़ की बिकती थी, वहां पे एक जरा सा कुछ पंगा हो गया, मेरी दुकान के 2.5 करोड़ रुपए लग गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है? और इतने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे, तो मैं वो कैसे एक रिफाइन करूं कि मुझे यार ये प्रोडक्ट लेना है? सामने वाला को दिख रहा है कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है, लाइन से 600 दुकानें हैं और पिछले 1 साल से खाली पड़ी है, उसके बाद भी तो उसके अंदर ले रहा है, तो इसमें इन्वेस्टर की गलती है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एपिक पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं नेम इज अंकित भाटिया, और इंस्टाग्राम पे इनको बॉल्डी रियल्टर के नाम से बुलाते हैं, एंड इज वेरी फेमस पर्सनालिटी इन कमर्शियल, बेसिकली इन कमर्शियल रियल एस्टेट इन नोएडा। आज एंड ही इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एट ग्रुप 108। सो टुडे लेट्स एक्सपीरियंस हिज जर्नी, और जो भी इन्होंने आज तक रियल एस्टेट सीखा, ही विल डेफिनेटली शेयर अस विद सम गुड नॉलेज। वेलकम टू द शो मिस्टर अंकित भाटिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अंकित जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर जर्नी, कि आप जब रियल एस्टेट में आए और आपने रियल एस्टेट ही क्यों चूज करा रियल एस्टेट ही क्यों चूज करा एज अ प्रोफेशन? वेरी गुड। जब मैं एक अपनी जो लाइन थी, जो मैं काम कर रहा था, लाइन ऑफ माई लाइन ऑफ वर्क, जब मैं उसको चेंज करना चाह रहा था, तो उस समय रियल एस्टेट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहा था। ओके एंड आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ वर्क विच आई कैन गो इन। ओके और रियल एस्टेट, एंड वैसे भी मेरा बैकग्राउंड सेल्स ही है शुरू Okay, से। okay. जो भी मैंने ऐसा करा है, सेल्स में करा है। ओके। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर रियल एस्टेट एंड हेंस रेस्ट इज हिस्ट्री। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया सर। जैसे मैं अपना काम करता था इन ओल्ड दिल्ली, ओके और उससे पहले क्या मैं बहुत बहुत तरीके के काम कर रहा हूँ, वो रहने देते हैं। बट मैं बेसिकली मेरे ओल्ड दिल्ली में अपना काम कर रहा था उससे पहले। उसके बाद देन आई जॉइन रियल एस्टेट। ओके। सो जो मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछना था आपसे, मैं सोच रहा था जब भी आप आओगे पूछूंगा। ये नाम ऑब्वियसली मुझे पता क्यों सूट कर रहा है, बॉल्डी रियल्टर, बिकॉज ऑफ हेयर्स। ओके, मैं समझता हूँ, लेकिन ये बहुत बोल्ड एक्ट था कि आपने नाम चूज करा। सो काफी लोगों ने बोला भी होगा यार ये क्या कर रहा है, तो आपका इस पे क्या थॉट है? आप अगर किसी गंजे को गंजा बुला दो ना, हम्म, he gets offended. हम्म। I मतलब I chose to embrace it कि वह तो है, मतलब ठीक उसको है। आपने अपनी क्वालिटी बना ली। Yes, I'm trying to make this a brand, तो इसलिए मैंने द बॉल्डी रियल्टर नाम चूज किया। Okay. और जैसे आप रियल एस्टेट प्रोफेशन में आए, तो जब ऑब्वियसली जब भी हम किसी नए बिजनेस में आते हैं तो कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस course. करते हैं, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे स्टार्टिंग में? सबसे बड़ा चैलेंज जो हर ट्रेड में आता है, दैट इज रिजेक्शंस। ओके रिजेक्शन सबसे ज्यादा फेस करें। एंड इनिशियली अगर हम 20 मीटिंग्स कर रहे हैं विद जीरो क्लोजर, ओके तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक Okay. रियल एस्टेट के अंदर। चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या बीच में, या बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वही सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज फेस करा। मनी वाज नॉट कमिंग इन, आई वाज Okay. नॉट मेकिंग मनी एट ऑल। ओके रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, एंड आफ्टर दैट इट गॉट सॉर्टेड आउट। ओके। जो जो गलतियां थी वो सब सुधारी, एंड नाउ थिंग्स आर प्रीटी कूल। तो जैसे जस्ट फॉर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी रियल एस्टेट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अपने बिल्कुल बिजनेस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी कॉलेज में है, या वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में एज अ प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब भी आप रियल एस्टेट में आए तो ऐसी क्या कोई नॉलेज होती है इसकी, या फिर कुछ ऐसा एक कोर्स होता है या फिर एक प्रोसेस होता है कि भाई वो एजेंट कैसे बने, यू नो, कि क्या प्रोसेस है इसका? और हम जैसे मुझे अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है नोएडा में, गुड़गांव में, तो कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली आजकल वही पुराना जमाना तो है नहीं कि शॉप ली और बोर्ड लगा के बैठ गए और क्लाइंट्स आएंगे। आई डोंट थिंक तो वो मेथड ऑफ वर्क करता है। यस, तो ऐसी क्या वे है जो आपने अपनाई और नाउ यू आर सो सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? तो ऐसा क्या आपने अपनाया? मैंने ऐसा क्या अपनाया? पहली चीज तो मैं आपको शुरू से शुरू करते हैं। आपने बोला कि क्या करना चाहिए, क्या राइट कोर्स होना चाहिए बंदे को, क्या उसकी क्वालिफिकेशन राइट होनी राइट चाहिए। कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए।
अच्छी साफ हिंदी बोलता हो या इंग्लिश बोलता हो, नंबर्स थोड़े बहुत समझ में आते हो, दैट्स अबाउट इट। ओके बात करने का तरीका आना चाहिए, दैट इज इट। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यू डोंट नीड टू बी एन एमबीए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके यही ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की। एनीवन कैन बी अ बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री। ओके जीरो से स्टार्ट करके लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, सक्सेस स्टोरीज आपके सामने ही है। राइट आपको थोड़ा बहुत पता ही है रियल एस्टेट के बारे में। बाकी प्रॉब्लम, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ओके ग्रोथ बहुत ज्यादा है। यू Okay. स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू एंड अप एट फ्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन अ डेकेड, ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 30-40 साल का सीन। ओके अब विद इन अ डेकेड आप इतना आराम से बना सकते हो अगर आप हार्ड वर्क ढंग से एक चीज को पकड़ लो कि आई हैव टू डू दिस वर्क ऑनेस्टली एंड आई वांट टू पुट इन ऑल काइंड ऑफ इनोवेशंस इन इट, यू आर सॉर्टेड। और जैसे आई थिंक जो लोग फ्रेश रियल एस्टेट में आए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीना 1 साल करते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, मुझे ड्रॉप करना है या दिस इज नॉट मेड फॉर मी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे दैट हाउ दे कैन गेट लीड्स, या वो कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, क्या रास्ते, क्या वेज होते हैं इसमें? जैसे मान लो आज मुझे रियल एस्टेट का काम शुरू करना है, तो व्हाट वुड बी शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें या 3 चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए जस्ट टू बी ऑन दिस ट्रैक? ऑलराइट, सबसे पहली तो सर ये हो गई कि आपको पूरी तरीके से इस ट्रेड को इन एंड आउट समझना पड़ेगा। ओके इन द लोकेशन भी या वर्किंग? यस, ओके पूरे ट्रेड को भी समझना है एंड द लोकेशन आल्सो। Okay. लोकेशन पे भी अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, बट ट्रेड आपको पूरा समझना पड़ेगा। ओके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो बैठते हैं किसी क्लाइंट के सामने, दे स्टार्ट सेलिंग। ओके यू हैव टू सेल। ओके आपको अपना प्रोडक्ट इतने अच्छे से बताना है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपसे अपने आप खरीदे। यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, मेक हिम बाय। ओके ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ओके पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सारे नोएडा के प्रोडक्ट्स बेचूंगा, मैं गुड़गांव के सारे प्रोडक्ट्स बेचूंगा। एक तो वो मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन हो जाता सीन उसके अंदर। ओके किसी के अंदर भी उनके एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है। आराम से बैठ के शॉर्टलिस्ट करो विच आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू गिव गुड एप्रिसिएशन टू योर क्लाइंट्स, जिससे आप भी पैसे बनाओगे, आपके क्लाइंट्स भी पैसे बनाएंगे। शॉर्टलिस्ट करो, उसके बाद देन गेट ऑन विद इट। ओके उसके लिए आपको पहले बहुत ज्यादा तरीके से धक्के खाने पड़ेंगे। ये ओवरनाइट सक्सेस वाला सीन नहीं है रियल एस्टेट। ओके धक्के तो हर ट्रेड में खाने होते हैं, इसमें और ज्यादा खाने होते हैं। एक एक चीज समझोगे, लोगों से मिलोगे, सब कुछ करोगे। और स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं तीसरी बात करूं, तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ अलग सा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ओके ठीक है, ज्यादातर रियल एस्टेट रेफरेंस बेसिस पे चलता है। ओके लेट्स से आई हैव अ क्लाइंट, उस क्लाइंट को मैंने एक अच्छी प्रॉपर्टी दी, उसको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिला, सब कुछ, तो वो अपने आप जाके 3 लोगों को रेफर करेगा मेरा नाम कि अंकित से लो, ये आपको दिखाएंगे चीज अच्छी, दिखाएंगे, समझाएंगे। तो दैट्स हाउ इट गोज। आप अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहो, ट्रेड के साथ ऑनेस्ट रहो, यू आर सॉर्टेड। ओके एंड एक क्या कोई टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम पहली डील अपनी क्लोज करते हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता रियल एस्टेट के अंदर कि 2 महीने पहले डील क्लोज होगी, या 6 महीने में होगी, 1 साल में होगी, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मिथ। आपको अपना पर्सनल बताऊं, मैंने अपनी पहली डील क्लोज करी थी, बहुत अच्छी डील थी। ओके मैंने 20 डेज में पहली डील क्लोज करी थी, ओके एंड आई वाज ऑन द 7th क्लाउड कि हो गया जी, आई मेड बिग इन रियल एस्टेट। उसके बाद 6 महीने एक भी नहीं आई। अच्छा सारा का सारा नशा भी उतर गया रियल एस्टेट का, रियलिटी पता लग गई। रियलिटी पता लग गई कि क्या है ये। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि, अब देखो, अगर आप हार्डवर्क पुट इन करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, उसका रिजल्ट आना ही आना है। इट्स जस्ट दैट हाउ मच टाइम यू हैंग ऑन टू इट। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने आज करा, आपको 4 रिजेक्शंस आ गए, 4 क्लाइंट आपसे नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते काम। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट नॉट गिविंग अप। ओके यू हैव टू स्टे टिल द एंड, ओके दैट्स द गेम। और रियल एस्टेट जैसे बोलते हैं कि आजकल रियल्टर वर्ड भी आ गया है, रियल एस्टेट भी आ गया है, ब्रोकर भी आ गया है, चैनल पार्टनर हो गया है, ये एक्चुअली होता क्या है? मतलब कोई कुछ भी वो किसी को बोल लेता है, या एक्चुअली इनमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, ये सारे के सारे वर्ड सेम होते हैं। अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें, ओके अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल यूएस की मार्केट के हिसाब से अगर बात करते हैं, यूएस बहुत दूर हो गया खैर, तो उसके अंदर रियल्टर इज अ डिफरेंट वर्ड एंड रियल एस्टेट एजेंट इज अ डिफरेंट वर्ड। ओके अगर आपको यूएस के अंदर एक रियल्टर बनना है, तो आपको उसके अंदर क्या करना होगा? पहले आपको एक कोर्स करना होगा जो आता है एनएआर के अंदर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स। ओके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद ओनली यू कैन कॉल योरसेल्फ अ रियल्टर। ओके या कोई भी रियल्टर है, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट है, कोई भी ब्रोकर है, सब चैनल पार्टनर है, सब एक तरीके से। इंडिया के अंदर सब कुछ सेम है। ओके बाहर जाओगे तो उसका थोड़ा सा मायने फर्क तो थोड़ा रियल्टर थोड़ा सा क्लासी लगता है, थोड़ा बोलने क्लासी में। लगता है। दैट्स इट। और वैसे एक बैकग्राउंड में थोड़ा और जाओ तो दलाल भी कहते हैं।
ब्रोकर्स को। सर कौन नहीं है, जो So- सेल्स में वो दलाल है। राइट। तो इसमें मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है कि मान लो एक बंदा है जो शॉप खोल के बैठा हुआ है, जो एक बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है, एक बंदा है जैसे आप कर रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, सोशल मीडिया आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो ये जो चेंज आया, तो आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड चेंज, और या फिर ये मार्केट को और खराब कर रहा है कि जो पहले लोग बैठते थे, जिन पे लोग ट्रस्ट करते थे पुराने, दे गुड गिव गुड एडवाइस? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा है कि लोग इंस्टाग्राम पे प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं, और जब क्लाइंट लेने जाता है बाद में बहुत परेशान होता है, उनकी स्कीम में फंस जाता है। सो आपको क्या लगता है कि ये एंगल एक पॉजिटिव वे में जा रहा है या एक नेगेटिव वे में जा रहा है, सोशल मीडिया पे नहीं, प्रॉपर्टीज सोशल को? मीडिया का जो एंगल है एब्सोल्युटली पॉजिटिव वे में जा रहा है। ओके। सी विद टाइम यू हैव टू चेंज। ओके। आज से पहले प्रॉपर्टी डीलर एक छोटे से कमरे के अंदर बैठे होते थे, आज भी बैठे हैं, उनका काम आज भी चल रहा है। ये तो है नहीं कि वो खाली बैठे हैं, राइट। वो ज्यादा रेंटिंग का काम कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक कॉलोनी के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। उनके पास कोई एनआरआई क्लाइंट्स नहीं है, उनके पास कोई दूर के बाहर के क्लाइंट्स नहीं है। वो आते हैं जब आप कोई थोड़ा बड़ा काम शुरू करते हैं, Right. किसी डेवलपर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक पूरा, जैसे हमने नोएडा पकड़ लिया, वो सिर्फ एक छोटी सी कॉलोनी टाइप पकड़ के बैठते हैं। जब आप पूरी सिटी पकड़ लेते हो कि मैं नोएडा के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट्स उठा के बेचूंगा, तो उसके बाद गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ओके। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वो नए वाला तरीका गलत है। और आपका दूसरे वाला जो जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप अब देखो, कोई बैठा ही गलत करने के लिए है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट जो पैसे डाल रहा है उसको भी तो देखनी है चीजें कि मैं जो मेरे को बोल रहा है उसी की बातें सारी थोड़ा माननी है। वो भी तो अपनी पूरी आर&डी करेगा, Right. जगह की आर&डी करेगा, प्रोडक्ट की आर&डी करेगा, ही विल डू एवरीथिंग। उसके बाद ही वो करेगा ना उसके अंदर कुछ भी। तो ये तो मेरे हिसाब से बोलना सही नहीं है कि उसका पागल बना के उसको बेच दिया। हाँ, तुमने उसको कुछ बेच दिया और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके। आपने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको इस वाली इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कराऊंगा विद टाइम, और आप उसको एग्जिट नहीं करा रहे हो, ओके। उसका फोन ही नहीं उठा रहे हो, दैट्स बैड, ओके। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने आप पे किसी क्लाइंट ने ट्रस्ट किया है तो आपको एंड तक लेके चलना है। ओके। तो रियल एस्टेट ब्रोकर जो है किस तरह के होते हैं? रियल एस्टेट ब्रोकर किस तरीके के होते हैं सर? रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं दो तरीके के। एक रियल एस्टेट ब्रोकर ऐसे होता है कि जो देख रहा है कि यहाँ पर मेरे को मिल रही है 10% कमीशन, यहाँ मेरे को मिल रही है 7% कमीशन। एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही नोज कि 7% कमीशन जिसमें मिल रही है वो प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर है, मैं अपने क्लाइंट को अगर यहाँ दिलाऊंगा उसको फायदा मिलेगा। बट वो उस टाइम पे अपना शॉर्ट टर्म गेन देखता है कि मेरे को 10% मिल रहा है और इसके अंदर मैं 10 लाख रुपए ले लूंगा या 15 लाख रुपए ले लूंगा एंड आई विल बी सॉर्टेड। तो एक ये तरीके के ब्रोकर होते हैं जो उसी टाइम के लिए काम करते हैं कि ये इसकी पेमेंट पूरी हुई नहीं और मैंने अपनी कमीशन ली नहीं, उसके बाद मैं अपने रास्ते, क्लाइंट अपने रास्ते। एक होता है दूसरे तरीके का ब्रोकर, रियल एस्टेट ब्रोकर या चैनल पार्टनर या एंकर, किसी भी तरीके से बोल लो। एक दूसरे तरीके का होता है जो मार्केट के अंदर 80% वही होते हैं, 20% है हर जगह पे, 80% वही होते हैं जो पहले प्रोडक्ट की आर&डी खुद करते हैं कि क्या मैं अपने विच आर लॉयल टू देयर क्लाइंट्स, क्या मैं अपने प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट से अपने क्लाइंट को एग्जिट करा पाऊंगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम के लिए बैठा है, उसको करियर इसी के अंदर बनाना है, वो लॉन्ग टर्म गेम के लिए बैठा है, गेन के लिए बैठा है। आज अगर वो आदमी उसको गलत चीज लेके दे देगा और उसको एग्जिट नहीं करा पाएगा या उसको रेंट आउट करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, वो ही विल लूज दैट क्लाइंट फॉर एवर। अगर उसने एक बार क्लाइंट को उसमें अच्छा एप्रिसिएशन दिला दिया और एग्जिट करा दिया, उसको प्रॉफिट कमवा दिया, तो ही सॉर्टेड। वो क्लाइंट आप ही के साथ रहेगा हमेशा। वो क्लाइंट आपने ट्रस्ट भी जीत लिया, उसको एक अच्छी चीज भी दिलाई और उसको एग्जिट भी कराया या उसको रेंट आउट भी कराया, उसको रेंटल इनकम अच्छी दी, तो वो रहेगा। तो ऐसे दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, जो क्लाइंट्स के भी साथ रख के चलते हैं कि क्लाइंट ने अगर आज मेरे पे भरोसा करा तो मैं इसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इस प्रोडक्ट से कमवा के ही दूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई नई इनोवेशन हुई है आपकी फील्ड में? मतलब अगर मैं बात करूं लास्ट 5 to 10 years के ड्यूरेशन में कोई नई इनोवेशन हुई है? लास्ट 5 to 10 years के सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया लास्ट 10 years के अंदर सोशल मीडिया पिक्ड अप बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट, सेकंड, सोशल मीडिया, अब आप मानोगे नहीं, बहुत सारे आई एम जस्ट मतलब मैंने तो अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट करा है रियल एस्टेट ऑन सोशल मीडिया, पर बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। देखो थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, देखो मिलियंस, एक दो लोगों के तो मिलियंस भी है, मतलब मुंबई में एक आधे के होंगे, बट वो सिर्फ काम ही से कर रहे हैं। ओके। दे आर जनरेटिंग ऑल देयर लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया इटसेल्फ।
अच्छा। अब उनको जब शुरू के अंदर 100-200 फॉलोअर्स थे जब उनके, तो वो बैठे नहीं थे। ओके। वो आज 5 साल से कर रहे हैं तो आज वो मिलियन पे है, हम्म। 500,000 पे भी है। दैट इज ऑल्सो राइट। वेरी रिमार्केबल फीट हम्म। अगर कोई 500,000 पे भी पहुंचता है। हम्म। बट काम करना, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट चेंज। अब हम्म। बहुत सारी, पहले आपको क्या होता था कि आपको वही छोटे दुकानदार पे जाना होता था, वो हम्म। आपको घुमाते थे पूरी जगह, दिखाते हम्म। थे, सब कुछ करते थे। हम्म। अब चीजें बदल गई हैं। अब एनआरआई क्लाइंट कैसे करेगा? राइट। एक अगर इंडिया के बाहर या दिल्ली के बाहर का कोई क्लाइंट है जिसको दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करनी है, एनसीआर में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कैसे करेगा? वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी देखता है हम्म। कि ये प्रोडक्ट अच्छे से दिखा रहा है, देन दे गेट इन टच, फिर हम्म। फोन पे ही होता है सारा काम। ओके। यही है, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट चेंज व्हिच एटलीस्ट आई हैव सीन इन द पास्ट 10 इयर्स। ओके। और जैसे बहुत सारा रिमोट वर्क बढ़ रहा है, जैसे काफी राइज हो रहा है कि लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं कि, तो आपको क्या लगता है कि इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से पीपल लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है या फिर पहले जैसी ही है? जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं नागपुर में भी, मुंबई में भी, नवी मुंबई में भी, बहुत जगह। तो लोगों का माइंडसेट क्या है कि ये चेंज हो गया कि यार हम थोड़ा एक्सटीरियर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आज भी लोगों का वही है कि यार घर के 10 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए ताकि मैं सुबह शाम देख पाऊँ? आपका क्या थॉट है इस पे? जो आप ये बात बोल रहे हो ना, घर के आसपास, वो हम्म। थोड़ी सी ओल्ड स्कूल मेंटालिटी हो गई। ओके। आप कोई भी 50-60 के ऊपर वाला आदमी देखोगे ना इन्वेस्ट करता हुआ, उसकी थोड़ी सी मेंटालिटी आज भी है। ओके। बट लेकिन अब लोग बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम्म। टियर 2 टियर 3 सिटीज आर ऑल्सो, मतलब दे आर राइजिंग एट अ वेरी ग्रेट पेस। ओके। लेट्स से अगर आप इंदौर पकड़ लो, भोपाल पकड़ लो, देहरादून पकड़ लो, हम्म। आप एक बार वहां जाओ और वहां देखो कि उन्होंने क्या सीन, बिल्कुल चेंज है, एवरीथिंग इज चेंज ओवर देयर। इतनी सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, देहरादून जैसी छोटी सिटी के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ओके। हर जगह डेवलपमेंट आ रही है। ओके। ऐसा नहीं होता, आप जहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको पैसा बना के दे रही है, वो कहीं भी पैसा बना के दे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ही है। ओके। और मुझे मान लो आज की डेट में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे प्राइस देखना चाहिए या लोकेशन देखनी चाहिए? आज की डेट में इन्वेस्ट करना है, प्राइस देखो, इस वाले एंगल के अंदर आपको देखना पड़ेगा दोनों, पहली चीज। लेकिन मैं दोनों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। एवरी टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट, लेट्स से यू आर बाइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट इन नोएडा, ठीक है? यू आर नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट, यू आर बाइंग दैट लोकेशन। ओके। आप पैसा इन्वेस्ट प्रोडक्ट में कर रहे हो, प्रोडक्ट से ज्यादा लोकेशन में कर रहे हो, ओके। ठीक है? आप कहीं बहुत बैकवर्ड सी लोकेशन के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दोगे ना, तो शायद वो नहीं चलेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक बहुत हल्का मीडियोकर सा प्रोडक्ट बना दोगे ना, तो वो चल जाएगा, ओके। वो प्रोडक्ट पिकअप ले लेगा। ओके। तो लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, देखो सिर्फ प्राइस ना, जो प्राइसिंग फैक्टर है, दैट इज नॉट ओनली डिसाइडेड बाय लोकेशन। ओके। प्राइसिंग फैक्टर डिसाइड होता है बहुत सारी चीजों के साथ। आपको डेवलपर कितनी लोडिंग दे रहा है, लेट्स से आपको डेवलपर क्या यूएसपीज एंड एमिनिटीज दे रहा है, लोकेशन क्या दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी क्या दे रहा है, उसके अंदर प्राइस फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। बट लोकेशन और प्राइस का कंपैरिजन मैं नहीं समझता कि एकदम सही है। प्राइस के साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, लोकेशन अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। लोकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो यू से कि पहले लोकेशन देखो फिर प्राइस पे आओ। फिर प्राइस पे बैठो। ओके। अगर आपको लोकेशन ही नहीं समझ में आएगी तो आप प्राइस का नेगोशिएट क्यों और करोगे मान किसी लो के साथ? कोई क्लाइंट बोल रहा है कि प्राइस ज्यादा है और लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है, तो यू व्हाट डू यू थिंक कि क्लाइंट को थोड़ा सा उसको मैनेज करके ले लेना चाहिए? ऑफ कोर्स, ओके। ऑफ कोर्स आप उसके साथ में ये देखो कि लोकेशन उसकी बेटर है, बट व्हाट अदर सर्विसेज इज गिविंग यू, वो आपको क्या चीजें और दे रहा है जो वो नहीं दे रहा है। ओके। मैं कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ, अगर मेरे साथ में कोई क्लाइंट बैठा है एंड ही कंपेयर्स टू प्रोडक्ट्स, आई विल नेवर डीमीन द अदर प्रोडक्ट, आई विल नेवर से एनीथिंग इल अबाउट द अदर प्रोडक्ट। मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये लो। मेरा प्राइसिंग अगर ज्यादा है तो मेरी लोकेशन भी अच्छी है। अगर मेरा प्राइसिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा है तो मैं आपको लोकेशन सुपीरियर दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ में सुपीरियर दे रहा हूँ। क्लाइंट भी समझता है, क्लाइंट आपके सामने बैठा है और क्लाइंट आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है क्योंकि उसको वो चीज पसंद है। अगर उसको वो चीज नहीं पसंद है तो आपको सीधा खड़े होते बोलेगा कि मेरे को कुछ और दिखा दो, या समझ नहीं आया कुछ। एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन जो पहली बार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है? लेट्स से मेरे को आज मेरे पास 1 CR है, 2 CR है और मुझे नोएडा के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो क्या एडवाइस या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट में स्टेप इन करने से पहले? देखो, और जस्ट टू ऐड वन थिंग कि जब मैं नोएडा की बात करता हूँ तो नोएडा बेसिकली आपको 3 पार्ट्स में है, एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन और सेंट्रल नोएडा। तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है? और इतने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे, तो मैं वो कैसे एक रिफाइन करूँ कि मुझे यार ये प्रोडक्ट लेना है? तो वो क्या स्टेप्स हैं जो एक इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए?
अब आपने इन्वेस्टर वर्ड यूज किया तो मैं इस पे यही जूम करके चल रहा हूँ कि ही इज एन हार्डकोर इन्वेस्टर, ही वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सिर्फ वो प्योरली इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, ही राइट। डोंट वांट टू यूज दैट प्रोडक्ट, राइट। उसके अंदर उसको ये क्या चीजें देखनी है, उसको सबसे पहली चीज, पहले वाले क्वेश्चन में वापस आ गए, सबसे पहली चीज उसने देखनी है लोकेशन। ओके। उसको उसके अलावा कुछ नहीं देखना, सबसे पहले लोकेशन देखेगा। उसके बाद वो देखेगा उस प्रोडक्ट का कंपटीशन। अब किसी भी लोकेलिटी के अंदर, जैसे लेट्स से एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वहां पर अगर आपने एक बहुत अच्छा टॉप नॉच प्रोडक्ट उठा लिया तो उसका जो कंपटीशन है वो एक आधा ही होगा जो उसको जरा सा भी फाइट दे रहा होगा, बाकी सारे उससे नीचे होंगे या उससे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। कंपटीशन उसको एक आधा ही देता है। कंपटीशन आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि दोनों के अंदर से वैल्यू फॉर मनी ज्यादा कौन सा है, मेरे को कितने पैसों में क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, वो चीज देखनी बहुत जरूरी है। यूएसपी एंड एमिनिटीज देखनी बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा लॉन्गर गेम भी समझने की जरूरी है कि आज अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मेरे को 3-4 साल के बाद क्या उसका एप्रिसिएशन मिलता है, फर्स्ट। सेकेंड, मेरे को टोटल इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर मेरे पास आरओआई कितना आता है। आरओआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट का आरओआई बेटर होता है रेजिडेंशियल से। ओके। तो अगर कमर्शियल के अंदर कर रहा है तो ये सारे पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी है। Okay. So one you say location, second is the amenities, third is the return on investment, यस, and one thing you मैं एक और बता ही देता हूँ आपको, हाँ। जो मेरे को भी याद नहीं है मैंने क्या बताया। एक और चीज आप देख सकते हो, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, okay वो देखना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये फोर रूल्स आप फॉलो कर लो, यू आर सॉर्टेड। okay रेरा अप्रूव तो आजकल सारी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, right सारे प्रोडक्ट्स ही रेरा अप्रूव होते हैं। बाकी आपको सिर्फ डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यू फॉर मनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोकेशन, okay। चीज आपको सब फैक्टर करनी है सबसे ज्यादा। और इस ड्यूरेशन के टाइम पे मान लो ऑब्वियसली बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं इन्वेस्टर इस टाइम बाय करते टाइम? कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, हाँ। वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मेरे को इस प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे। ठीक है, जैसे आज मैं 2 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मैं 2 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ। जी जब बन जाएगी तो पहले तो 2 करोड़ की 4 करोड़ की हो जाएगी, और उसके बाद मेरे को इस पे किराया भी मिलेगा 3 लाख रुपए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना लोगों की, वहां मर जाते हैं लोग। दे एक्सपेक्ट वे टू हाई। आप हमेशा कम से कम एक्सपेक्ट करके चलो, उसके अंदर आपका आरओआई अगर 6% के आसपास आ रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में, 6.5-7 आ रहा है, तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने एक और चीज नोट करी है, जैसे लेट्स से एक दुकान आपकी रेंट पे चढ़ी हुई है, आप एक दुकान खरीदने गए हो, वो रेंटेड है ऑलरेडी। ओके। आपने बोला देख रेंट पे चढ़ी हुई है, 2 करोड़ की दुकान है, 1.5 लाख का किराया आ रहा है, ठीक आरओआई भी बन रहा है, ले लो। बट आपके बैक ऑफ योर माइंड आपको ये पता है कि अगर ये दुकान कल को जो बैठा हुआ है अगर वो खाली कर देता है, आर यू केपेबल इनफ, आप उसको फिर से लीज आउट कर सकते हो? बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, वो लीज आउट करने के सक्षम नहीं होते, केपेबल नहीं होते, वो वहां फंस जाते हैं। ओके। ठीक है, उसके अलावा आप एक और चीज करते हो, जैसे एक आप लेट्स से एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बहुत सारी जगह पेमेंट प्लान ऐसे होते हैं 50% अभी दे दो, 50% ऑन मेड और होता है सीन। उसके अंदर क्या होता है, आदमी पहले 50% तो ले लेता है, अगली वाली देखेंगे पेमेंट, जब आएगी तब देखेंगे, लोन वोन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। उस टाइम पे अगर आपको लोन नहीं मिला, किसी भी रीजन से आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आपको लोन नहीं मिला और आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा क्योंकि आपकी पेमेंट ड्यू चल रही है। उसके बाद आप धक्के खाते रह जाओगे और एट द एंड ऑफ द डे आप एक बिल्डर को गाली दोगे कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, गलती इसमें आपकी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दे डोंट हैव अ एग्जिट स्ट्रेटजी इन प्लेस। अच्छा, लेट्स से आज एक आदमी से आपने 50% पेमेंट ले ली और उसने बोला कि अगली 50 से पहले मैं निकल जाऊंगा, जो थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आया मेरे को वही चाहिए, मैं हर 1.5 साल के अंदर अपना टर्नओवर चलाऊंगा, आगे साल अपनी और इन्वेस्टमेंट करूंगा। एग्जिट स्ट्रेटजी लोगों के पास नहीं है, उन्हें एग्जिट कौन कराएगा? आप खुद कर सकते हो, नहीं कराएगा आपका एजेंट कराएगा, आपका रियल एस्टेट एजेंट कराएगा। कैसे कराएगा, करा सकता है नहीं करा सकता, वो खुद के बस का है, इज ही केपेबल इनफ? ये सारी चीजें आपको फैक्टर इन करनी होती है जो फर्स्ट टाइम आप किसी कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर वो करते हैं। और इसमें मुझे प्रॉपर्टी लेट से बाय करनी है, तो ज़्यादा बेनिफिट क्या है, मुझे किसी एजेंट के थ्रू बाय करनी चाहिए या मुझे डेवलपर से डायरेक्ट लेनी चाहिए प्रॉपर्टी? टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने भी अपने, जब मैं अभी ऑब्वियसली सेम फील्ड से हूँ, तो मैं जब ये करता हूँ तो लोग बहुत ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार आपसे क्यों ले, यार डायरेक्ट ले लेंगे हम तो आपकी क्या राय है इस पे, कि आपको क्या लगता है? तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ इस पे। 2024 में पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज बिकी हैं, 85% वो थ्रू अ रियल एस्टेट ब्रोकर और एन एजेंट, जो भी हम बोलते हैं, 85% उन्होंने बेची है। अब इसके अंदर फायदा क्या होता है, हर देखो ये डेवलपर टू डेवलपर थोड़ा सा डिफर करता है, मैटर करती है बात।
बहुत सारी जगह पे क्या होता है, लेट्स से एक प्रॉपर्टी का प्राइस है 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का प्राइस है, एंड उसके अंदर डेवलपर सॉरी एजेंट के पास उसके अंदर लेट्स से 3% का कमीशन का स्लैब है, ठीक है। अब उसके अंदर से वो 1% डिस्काउंट दे देता है या 2% डिस्काउंट दे देता है, तो उसको फायदा हो गया क्लाइंट को। लेकिन कई कई जगह पे डेवलपर्स एडमेंट होता है कि मेरा 1 करोड़ का रेट है, मैं 1 करोड़ पे ही बेचूंगा, तो वो जो 2 लाख रुपए बच गए वो एजेंट के थ्रू लेने का फायदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह के अंदर डेवलपर पे डायरेक्ट डेवलपर भी आपको डिस्काउंट दे देता है, एक बेटर प्राइस देता है, एक बेटर डील देता है, कहीं पे एजेंट्स देते हैं। बट एजेंट्स के थ्रू लेने में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सही रहता है, इफ योर एजेंट इज गुड इनफ, केपेबल इनफ, वो आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी के अंदर भी आपके काम आएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर वर्क देखेगा, आपके बिहाफ पे वो नेगोशिएट भी करेगा, आपका पूरा लेग वर्क वो करेगा, अग्रीमेंट साइन कराने के लिए आपका अग्रीमेंट भी घर पे भिजवाएगा, सारे जो छोटे मोटे पेटी काम होते हैं सारे के सारे वो करके देता है। आई थिंक वो बेटर होता है एक बार 1% के लिए। तो यूजिंग की यार एक सपोर्ट के लिए आपको एजेंट को रखना बहुत जरूरी है। यस, ताकि मान लो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है या उसका फॉलोअप लेने हैं, कोई पेपर Yes. वर्क है, तो उसके लिए भी एजेंट जरूरी है। अब लेट्स से एक जगह पे आपने प्रोडक्ट खुद जाके देख लिया, आपको पसंद नहीं आया, उस पूरी लोकेलिटी को, लेट्स से नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात करूं, एजेंट से ज्यादा आप नहीं जानते नोएडा एक्सटेंशन, राइट। एजेंट ही जानता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट टाइमली डिलीवरी होगी, कौन से में नहीं होगी, तो एजेंट की हेल्प जरूरी है। ओके, और कोई एडवाइस जो आप देना चाहो, जो भी रियल एस्टेट में मान लो आना चाहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस आपके एक्सपीरियंस से कि क्या शुरू में मुझे क्या करना चाहिए ऐसे? शुरू में क्या करना चाहिए? हाँ। सी, शुरू के अंदर तो ऐसा तो कुछ शुरू नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एडवाइस जो आपको लगता है कि यार मैं उस टाइम अगर मुझे ये पता होता तो मैं शायद और बेटर स्टार्टिंग में ही खींच लेता अपने आप को। आदमी जितना बड़ा अपने आप के अंदर बन जाता है ना कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने इतना पैसे कमा लिया सब कुछ, लेकिन रिजेक्शन से हर कोई डरता है। एक आदमी जो बहुत अच्छा काम कर चुका है ना रियल एस्टेट में, अगर उसको भी इकट्ठी 10 रिजेक्शंस आ गई ना, ही इज गोना बी स्कैर्ड कि भाई कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। अब तक तो 10 रिजेक्शंस आई नहीं, पिछले 5-7 साल के अंदर अब एक साथ आ गई हैं। एवरीबॉडी स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शंस। बाय रिजेक्शन यू मीन? बाय रिजेक्शन योर क्लाइंट नॉट गेटिंग क्लोज्ड। ओके। क्लाइंट एकदम क्लोज होते होते क्लाइंट बैक्ड ऑफ। ओके। आपने प्रोडक्ट ढंग से नहीं समझाया, आपने उसकी क्वेरीज को ढंग से एड्रेस नहीं करा, आप एक रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाए क्लाइंट के साथ, जो भी किसी भी रीजन से क्लाइंट बैक्ड ऑफ, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके अंदर 10 रिजेक्शन अगर एक बार किसी की भी आ जाए ना, चाहे वो जितना ही बड़ी फर्म क्यों ना हो, एक बार ही तो वो भी घबरा ही जाता है। तो बस मेरा यही एडवाइस है कि रिजेक्शन बहुत आते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय दैट, एंड आप कंटिन्यू रखो। रियल एस्टेट एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा से हमेशा प्रॉफिट में ही निकालेगा, लेकिन लग के करना पड़ेगा। और इसका सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है रियल एस्टेट का? कमीशन। एनीथिंग एल्स कमीशन के अलावा? ऑब्वियसली मनी तो है ही। सॉरी, रिकॉग्निशन है। ओके। लोग आपको पहचानने लग जाते हैं व्हेन वंस यू आर, मतलब आप एक फील्ड के अंदर बहुत टाइम से हो एंड यू आर एक्टिवली वर्किंग फॉर पास्ट लाइक लेट्स से हाफ अ डेकेड, तो लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप बहुत फेमस कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेज को हैंडल कर रहे हो, सब चीजें बना रहे हो, आपको अगेन रिकॉग्निशन मिलता है, कमीशन तो साथ में मिलती है, तो बाय पार्ट है। हर धंधे का चाहिए, हर धंधे के अंदर प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है, वो तो कमा ही रहा है बेचारा, आपके लिए सारे काम भी कर रहा है। कमीशन 1-2% अगर ले रहा तो कोई गुनाह नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो इट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपके साथ इन सालों में हुई हो, क्लाइंट को लेके या किसी डेवलपर को लेके, या कोई ऐसी स्टोरी? ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, बट कोई ऐसा क्लोजर हो या ऐसा कुछ डील हो जिसमें एक एक्सपीरियंस है। एक बहुत मतलब 3-3.5 साल पुरानी बात है। ओके। देयर वाज अ क्लाइंट, उसके पास एक एजेंट उसके पास गया, देन ही आई रिप्रेजेंटेड डेवलपर फॉर्म एट द एंड ऑफ द डे, तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि ये क्लाइंट है, इनको प्रोडक्ट समझाओ एंड सब कुछ करो। मैंने प्रोडक्ट समझाया, सब कुछ करा, उसके बाद दैट क्लाइंट गॉट क्लोज्ड, और क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन भी कर दी, पूरी पेमेंट भी कर दी जो करनी थी, ही गॉट हिज कमीशन, क्लाइंट वाज आल्सो हैप्पी, टाइमली सारा पेपर वर्क भी हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग सॉर्टेड। नाउ क्लाइंट वांटेड टू मेक एन एग्जिट। अच्छा। एंड दैट गाय वाज नॉट आंसरिंग द क्लाइंट्स कॉल, जो एजेंट था। ओके ओके। अब यहाँ पे उसने गलती कर दी, उसको कॉल नहीं उठाया एक भी। एजेंट को मैंने बोला भाई तू उसके फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो मेरे को बार बार फोन कर रहा है, ऑफिस आ रहा है, परेशान हो रहा है, उसको जो कमिट किया था वो करना पूरा, मैंने तो कुछ कमाया नहीं था इतना लंबा चौड़ा, मैं इस बात की अब इतने धक्के खाऊं उसके लिए। ये ऐसे इस तरीके के लोग भी होते हैं, मैं किस लिए करूं, इतनी मेहनत करूं, मैं क्या करूं। आई हेल्प दैट क्लाइंट आउट। मैंने उस क्लाइंट का ना, उसको एग्जिट कराने में उसकी हेल्प करी।
मैंने उसका मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसकी यूनिट, मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसकी यूनिट एग्जिट करा दी। नाउ आफ्टर दैट ही हैज अगेन री इन्वेस्टेड विद मी इन थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब उसने फिर से मेरे से री इन्वेस्ट करा बिकॉज मैंने उसको एग्जिट कराया, मैंने उसको पैसे कमा के दिए। अगर आप अपने क्लाइंट को पैसे कमा के देते हो तो वो आपका लाइफ लॉन्ग आपके साथ उठेगा, आपके साथ काम करेगा, आपके साथ सब कुछ करेगा। अगर आप उसका फोन उठाना बंद कर दोगे तो वो 5 जगह बोलेगा भी कि उस बंदे से कभी भी मत लेना। ये बहुत सारी जो आजकल जो ये फ्रीलांसर्स हैं और ये बहुत सारे तरीके के लोग ये बहुत ज्यादा मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। तो ये मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा कि ये प्लीज ये ना करो, जो क्लाइंट को कमिटमेंट दिया वो करो, अदरवाइज नहीं भी है तो एक बार उठा के बोल दो सर मेरे से नहीं बिक पाएगा, आप किसी और से ले लो। रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम इज नॉट द सॉल्यूशन। एंड डोंट यू थिंक कि मतलब जो मान लो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है जो अपना घर प्लान कर रहा है और लोग उन्हें फोन करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी क्लाइंट को समझनी बहुत जरूरी है कि किससे वो बात कर रहे हैं या फिर कितना एक्सपीरियंस उसको है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर पुटिंग हार्ड अर्न मनी, 1-2 करोड़ 5 करोड़ लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50 लाख भी लगा रहे हैं। तो एक क्रेडिबल चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट एजेंट जिसके पास नॉलेज पूरी हो उसी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी आपने स्टोरी शेयर करी, मैंने भी बहुत सुना कि उनके उसके थ्रू लिया था, उसको थ्रू लिया था, उसका आता पता ही नहीं है। तो एक आपको भी लगता है कि एक अच्छे वेरीफाइड चैनल पार्टनर से बाय करना चाहिए भाई, अगर आप उसकी सर्विसेज थोड़ी सी महंगी भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो आपको एट दी एंड आपको सपोर्ट तो पूरा करेगा ना। आज कोई आपका इन्वेस्ट करके फोन ही नहीं उठा रहा, उससे तो बेटर होगा। तो आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसर से लेना बेटर है या फिर आप एक्सपीरियंस एजेंट से भी ले सकते हैं, या कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है किसी से भी ले सकते हैं? सर फ्रीलांसर्स भी अच्छे हैं, मैं फ्रीलांसर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। फ्रीलांसर्स भी बैकबोन है इंडस्ट्री के, फ्रीलांसर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, अभी एक फ्रीलांसर है जो मेरे साथ काम करता है, ही वेस्टेड नॉट वेस्टेड, मतलब उसने वो हर 2-3 महीने में एक बुकिंग करते हैं फ्रीलांसर जो उनकी ऑन एन एवरेज आती है। अब उसने जिन क्लाइंट्स को कमिटमेंट दिया था एक प्रोडक्ट के अंदर कि मैं आपको एग्जिट कराऊंगा, अब उस प्रोडक्ट की नेक्स्ट पेमेंट की बड़ी डिमांड आ गई। दैट गाय टुक 7 to 8 months। उसने पूरी मेहनत करी और अपने उसके 4 क्लाइंट्स थे उस प्रोडक्ट के अंदर, उसने चारों को एग्जिट कराया। अगेन दैट्स अ गुड थिंग राइट। चारों को जो कमिटमेंट दिया था उसने पूरा करा, उस 8 महीने में वो 1 रुपया भी नहीं कमा पाया उसने, क्योंकि सारा का सारा फोकस उसका अपने क्लाइंट्स को एग्जिट कराने में था। तो एक ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा अगर नॉर्मली इन बात करें कि किससे लेना चाहिए, देखो अगर आप यही करेंगे तो फिर फ्रेशर को तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। सिर्फ ऊपर वाले लोग ही क्लाइंट क्लोज करते रह जाएंगे, जो फ्रेशर्स हैं जो मार्केट में नए आए हैं उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। आपने सामने वाले से ये देखना है कि सामने वाले को प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है। आधे ज्यादा आपको वहाँ पता लग जाता है सारा का सारा सिनेरियो, जो हर चीज पूछ के कर रहा है, जो हर चीज सामने वाले को बोल के कर रहा है, वहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट पे नॉलेज, एरिया की नॉलेज, अगर आपको दिख रहा है कि सब चीजें हैं तो व्हाई नॉट गो विद अ फ्रेशर। ऊपर जिससे भी लेना लो, दैट इज नॉट द केस, बट फ्रेशर हो, आप देखो आप किसी से भी बात करते हो ना, सामने वाले को मुंह पे दिख जाता है कि ये लालची हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वहां पे भी लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, इजी सॉर्ट आउट हो जाता है। जो ऑलरेडी नाम बन चुके हैं मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े नाम है मार्केट के अंदर, उनसे भी लोग उनसे लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्रेशर को भी चांस देना जरूरी है। ओके। और इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल अच्छा है कमर्शियल अच्छा है? मैं कमर्शियल करता हूँ एज ऑफ नाउ, बट देखो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके। रेजिडेंशियल सबको पता है कि कम देता है, व्हाट यू कॉल दैट, आरओआई। ओके। कमर्शियल का आरओआई बेटर है। एक फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदते हो, बन जाता है, उसके बाद उसके अंदर इतनी ज्यादा बनने के बाद एप्रिसिएशन इतनी ज्यादा नहीं आती ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, लेट्स से 5 years 7 years, उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, आपकी थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो जाती है बिल्डिंग की, हर चीज होती है। राइट। अब इसके अंदर डीएलएफ कमीलियास का नाम मत उठाना, वो तो अपने आप के अंदर एक केस स्टडी है, उससे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन कमर्शियल के अंदर अगर आप आओगे, और कमर्शियल के अंदर एक दुकान है जो बहुत अच्छी, जिसपे शोरूम आया हुआ जो चल रहा है पिछले 5-6 साल से, वो अप्रिशिएट ही करता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, अगर आपको एप्रिसिएशन लेना है सिर्फ, इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन एप्रिसिएशन, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर रेजिडेंशियल। ओके। अगर आपको कम पैसों में मिल रहा है। ओके। अगर तो आप एक अच्छी अपनी रेंटल इनकम भी चाह रहे हो, साथ में एप्रिसिएशन भी चाह रहे हो, सब तरीके से स्टेबल इनकम चाह रहे हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर कमर्शियल आल्सो। बट कमर्शियल के अंदर भी बहुत सारी भी रिसेंटली बातें उठती हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं, इतने सारे ऑफिसेस खाली पड़े हैं, इतने सारी दुकान खाली पड़ी हैं। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट क्या ले रहे हो। अब हर कोई ब्रोकर जो बोल रहा है वो वैसा भी नहीं है ना, भगवान नहीं है ब्रोकर। ब्रोकर एक चीज समझा रहा है किसी को, सामने वाला को दिख रहा है कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है लाइन से 600 दुकानें,
और पिछले 1 साल से खाली पड़ी है, उसके बाद भी तू उसके अंदर ले रहा है, तो इसमें इन्वेस्टर की गलती है कि एटलीस्ट स्टडी द मार्केट। आसपास के अंदर ये प्रोडक्ट कब से बना हुआ है, कब से खाली पड़ा है, इसके अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। यू हैव टू स्टडी द मार्केट। आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो ब्रोकर बड़े लेवल का हो या फ्रेशर हो या फ्रीलांसर हो, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यू हैव टू डू योर R&D ऑल्सो। ओके, तो रियल एस्टेट बेटर है या स्टॉक मार्केट बेटर है? काफी लोगों की नाराज ना हो जाए कुछ लोग, नाराज ना हो जाए कुछ लोग। देखो, ओवरनाइट सक्सेस तो दोनों में नहीं मिलेगी। ओके, दोनों के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी तुक्का लग जाता है स्टॉक मार्केट में। ऑफकोर्स कोई चीज विद इन 3 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स एकदम से शूट अप कर जाती है। यहाँ पर थोड़ा कम होता है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करते हो। लेकिन रियल एस्टेट, मान लो रशिया ने यूक्रेन तेल दिया, उसमें रियल एस्टेट के प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करते, उसमें पूरा आपका स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है। इजराइल अटैक्ड पैलेस्टाइन, उसके अंदर भी आपका रियल एस्टेट फ्लक्चुएट नहीं करता, आपका स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। कुछ भी कंट्री के अंदर ऊपर नीचे हो। आपने सुना मेरी दुकान कल 3 करोड़ की बिकती थी, वहां पे एक जरा सा कुछ पंगा हो गया, मेरी दुकान के 2.5 करोड़ रुपए लग गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। 3 करोड़ की चीज 3 करोड़ की रहती है, अप्रिशिएट ही करती है धीरे धीरे, वहां हो जाता है ये वाला। मार्केट वॉलेटाइल है ज्यादा, सिर्फ वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम है। और स्टॉक मार्केट के अंदर कितने स्टॉक्स हैं? मेरे हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होंगे स्टॉक्स। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें, उसमें लोकेट करना, उसमें एक्सपर्टीज की एडवाइस कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे ब्रोकर है, वैसे वहाँ पे भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, सब कुछ करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर एक आदमी को पैसा कमाना है और उसके अंदर थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी है, ही कैन वेट फॉर सम टाइम, तो रियल एस्टेट एनी डे। ओके, और कितना मतलब परसेंटेज आप देना चाहेंगे कि स्टॉक और रियल एस्टेट को? कितना परसेंट? मतलब लेट्स से मैं भी बिजनेसमैन हूं और मुझे स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रियल एस्टेट में करूँ या स्टॉक्स में करूँ, तो कितना परसेंटेज वजन हमारा रियल एस्टेट पे और कितना स्टॉक मार्केट? रियल एस्टेट में देखो, रियल एस्टेट के अंदर तो आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा। ओके, अगर आपको स्टॉक्स भी करना है साथ में, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स विद अ वेरी लेस कैपिटल। आपके पास 10 लाख रुपए भी है, 5 लाख रुपए भी है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। बट आप रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते 5-10 लाख रुपए से। हालांकि उसका भी अब सोल्यूशन आ गया है इन द नेम ऑफ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका भी सोल्यूशन आ गया है। बट रियल एस्टेट मेरे हिसाब से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, उसके बाद में जो आपके पास थोड़ा बहुत पेटी कैश है, उससे आप करते रहो ना स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर भी बहुत तरीके की होती है। एक ट्रेडिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सब दोनों जगह मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी ट्रेडिंग भी बहुत लोग करते हैं, पैसा बना ही रहे हैं, रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे को अक्सर सुनने को मिलते हैं कि आजकल बहुत स्कीम्स आ गई हैं, 35 लाख रुपए लगाओ और 35,000 महीना ले लो, और ये स्कीम मैंने 15 लाख रुपए लगाओ और 15,000 महीने पे लो। तो किसी इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वो पुराना जो कंसेप्ट था भाई ताला चाबी वाली चीज होनी चाहिए, वही रखनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Many of your viewers might get offended, but अब कोई नहीं, कोशिश करते हैं सच बोलेंगे पूरा। वो वाली स्कीम काम की नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंटल्स। आज एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, आपने उसके अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एंड डेवलपर इज प्रॉमिसिंग यू 30,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम डे 1। प्रॉपर्टी खड़ी नहीं है और वो आपको रेंट दे रहा है। समझने वाली बात है। प्रॉपर्टी लॉजिकल माइंड से आप भी सोचो, एक प्रॉपर्टी खड़ी नहीं है, उस पर आपको रेंट आना शुरू हो गया फ्रॉम डे 1। वो रेंट कैसे आ रहा है? वो रेंट आप ही का पैसा घुमा के आपको मिल रहा है। एक चीज थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है मार्केट से, लेट्स से एक चीज है 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की, वो आप 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ले रहे हो, जो ऊपर का 1500 रुपए आप दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, वही आपको घूम फिर के टुकड़ों में आपको आपके अकाउंट के अंदर वापस आ रहा है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ये 1% वाली स्कीम लो। बहुत सारे डेवलपर्स कर रहे हैं, इसके अंदर भी सक्सेस स्टोरीज हैं, बट आई वुड से कि लॉकेबल इज स्टिल द बेस्ट इन्वेस्टमेंट when it comes to commercial। देखो रेजिडेंशियल तो लॉकेबल ही होता है, बट लॉकेबल इज स्टिल बाय फार द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड लेट्स से मैं अगर डाउन द लाइन बात करूं कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल या प्लॉटेड डेवलपमेंट, क्या मुझे चूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? आई वुड गो लेट्स से आई हैव अ विजन ऑफ 5 to 10 इयर्स। 5 to 10 इयर्स कि मुझे 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए चूज? 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करनी है तो रेजिडेंशियल तो पहले हटा दो उसमें से। अच्छा, ओके। वो 3-4 साल के अंदर बन गया, उसके बाद वो 2-3 साल थोड़ा सा एक आध बारी और एप्रिशिएट हो जाएगा, उसके बाद वो वही स्टेबल होगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है। रेजिडेंशियल हट गया, आपके पास बचे 2 ऑप्शन, एक है प्लॉट और एक है कमर्शियल। मैं दोनों के फेवर में हूँ।
ओके। कि दोनों आप कर सकते हो। बट प्लॉट के अंदर एक क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो रिसेंटली थोड़ा सा मार्केट अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि प्लॉट्स की ना ओवर सप्लाई हो गई है। अच्छा। हर जगह पे लोग आधा आधे एकड़ के अंदर 100 प्लॉट लेके आ गए हैं। 100 गज का प्लॉट भी है, 150 का भी है, 200 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है, हर साइज के प्लॉट्स अवेलेबल है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ वहाँ प्लॉटिंग कटी हुई है। नई प्लॉटिंग, कहीं भी गाड़ी उठा के चले जाओ वहाँ नई प्लॉट कट रहे हैं। डोलेरा के बहुत एड्स आ रहे हैं। डोलेरा है सर, जेवर है, जेवर है। यमुना एक्सप्रेस वही जेवर हो गया आपका। नोएडा के अंदर इतने सारे प्लॉट्स कट रहे हैं, हर जगह प्लॉट्स कट रहे हैं। प्लॉट्स अप्रिसिएशन तो देंगे, बात वो नहीं है, लेकिन प्लॉट के अंदर क्या है कि अगर लेट से आपको रेंटल इनकम नहीं आती तब तक आप उसको कुछ बनाते नहीं। आपने आज 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा, उस पे 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट और करके उस पे कोई चीज बनाई, 3 करोड़ रुपए लगा दिए, किराया आपको आना शुरू होगा लाख रुपए। उससे बेटर है कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो ना, जिसको मैनेज भी आई थिंक जिसको मैनेज भी डेवलपर करेगा, बना के भी वही देगा आपके हाथ में, आपके हाथ में ताला चाबी दे देगा, पोजीशन दे देगा। आप उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ाओ, खुद यूज करना है खुद यूज करो, बेच के निकलना है बेच के निकलो, एवरीथिंग इज देयर। अभी तक आपकी जर्नी में आपने मतलब कितना प्रॉफिट एक इन्वेस्टर को कमा के दी? लेट्स से एक फिगर्स की बात करें, भाई इतना इन्वेस्ट किया था तो मैंने उसको इतना रिटर्न दिया है। एक्चुअल फिगर्स मैं परसेंटेज के अंदर बात करता हूँ ज्यादा। मैंने कुछ इतना ज्यादा लंबा चौड़ा तो करोड़ों के अंदर तो अभी नहीं पहुंचा हूं मैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने जैसे एक इन्वेस्टर से 50-50 का पेमेंट प्लान था। आई सोल्ड हिम एन ऑफिस स्पेस। मैंने उसको 12 लाख रुपए की 12 लाख की फर्स्ट 50% पेमेंट थी। नेक्स्ट 50 से उसको एग्जिट चाहिए था। आफ्टर गुड 2.5 years 3 years मैंने उसको एग्जिट दिलाया। वो मैंने उसके जो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए थे, मैंने उसको 12 के ऊपर 12.5 ही कमा के दिए। अच्छा। अगर इसको मोटी मोटी चीज में देखोगे तो गेवे में 100% रिटर्न दिया था, अगर नंबर्स के हिसाब से और परसेंटेज के अंदर बात करेंगे। अगर ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होती तो फिर तो कई करोड़ हो जाते। दिस वाज ऑफिस स्पेस। यस, दिस वाज फॉर एन ऑफिस स्पेस। अदरवाइज इसके अलावा जो पेटी चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस डील्स जिसके अंदर मैंने पैसा डबल करके दिया 2-3 साल। इतना स्कोप है रियल एस्टेट के अंदर दैट यू कैन आल्सो अर्न 100% रिटर्न ऑन इजी आराम से आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि स्टॉक्स में हम इतना इन्वेस्ट कर सकते। स्टॉक्स के अंदर भी है बट रियल एस्टेट के अंदर स्कोप ज्यादा है। हर प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा मैं, हर जगह नहीं बोलूंगा। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो प्राइम है और जहाँ पे आपको आराम से मिल सकता है। 40-50% 3-4 साल के अंदर तो इजी है। 140-50% तो हर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। 30-40%। बट योर एग्जिट स्ट्रेटेजी शुड बी इन प्लेस। एग्जिट वो तो हर प्रोडक्ट में मिलता है करीब 100%। कुछ प्रोडक्ट्स में और मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा, प्लॉटिंग में मिल जाएगा, प्लॉटिंग में नहीं मिलेगा, कहीं और मिल जाएगा 100%। जैसे कि आपने नोएडा की बात करी, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ नोएडा में ऐसा हुआ क्या 4-5 सालों में जो नोएडा गुड़गांव से भी ऊपर हो गया एकदम से? मतलब एकदम से ऐसा नोएडा में हुआ क्या बेसिकली? मैं मानता हूँ ठीक है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट ने बहुत अफेक्ट करा है, बट एकदम से इतना बूम क्यों आ गया नोएडा के अंदर? सर देखो, गुड़गांव की जो सक्सेस स्टोरी है ना, उसके पीछे 2 चीजें हैं, ओनली टू, डीएलएफ एंड एयरपोर्ट। ओके। अब नोएडा के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है, नोएडा के बाद डीएलएफ नहीं है बस, लेकिन उसके जैसे और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं जिन्होंने नोएडा को पूरा बना के दिया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन करो तो नोएडा इज बेटर। ओके। अगर सोसाइटी, हाई सोसाइटी, वो सब चीजें देखोगे तो गुड़गांव बेटर है। गुड़गांव बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं फर्स्ट लव ऑलवेज गुड़गांव, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो नोएडा इज बेटर। गुड़गांव, पूरे गुड़गांव को बसाया डीएलएफ ने, पूरे नोएडा को बसाया सरकार ने, इसलिए प्रॉपर्ली वेल प्लान्ड है, हर चीज है। अब ये लोगों को लेटली थोड़ी सी चीज दिख रही है, और जब से आप थोड़ा नोट करोगे ना, 3 साल पहले से शायद जेवर का शो होना शुरू हुआ है। जेवर इज कमिंग नाउ, जेवर आना तो बहुत पुराना था, बट 3-4 साल से उसका ज्यादा शूट हुआ है जेवर एयरपोर्ट का। तो बस अब 3-4 साल से आप देख रहे हो कि सक्सेस स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई है नोएडा की, क्योंकि एयरपोर्ट आ गया। डीएलएफ जैसा भी भगवान कोई ना कोई भेजेगा यहाँ पे। छोटे मोटे तो बहुत है, बहुत सारे रीजनल डेवलपर्स आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब, तो ऐसे और ऐसे ही चलेगा काम। यू थिंक मेजरली एयरपोर्ट से बहुत एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ऑफ कोर्स। एंड दिल्ली भी एक जगह पे तो आगे दिल्ली भी सैचुरेट हुआ ना, चाहे स्पेस के मामले में ले लो या प्राइसिंग के मामले में ले लो। अब दिल्ली के अंदर तो 4 लाख रुपए गज की जगह है, वो 4 लाख रुपए गज की है, सालों पहले भी थी, आज भी 4 लाख गज की है। अब लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए तो नोएडा की तरफ बढ़े, ऐसे ही धीरे धीरे आगे करते रहेंगे, वैसे ही होता है। तो मतलब मैं तो इस बात से बहुत शॉक्ड हूँ कि कोई काफी सारे प्रोजेक्ट्स की तो जो प्राइस वैल्यू इट इज मोर देन गुड़गांव। जैसे भी गोदरेज ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा 24,000-25,000 पर स्क्वायर फीट, और लोग खरीद भी रहे हैं। सो लोगों की कैपेसिटी है, दे कैन सी यार कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट होने वाली है, तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि नोएडा एम्पावर मतलब ओवर पावर कर रहा है उसको, गुड़गांव को। और आपको लगता है कि इसकी वजह से और ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे
मतलब जितना जितना नोएडा इतने पीक पे है, हर व्हाट मार्केट डू के यू सी अंदर इन 5 to 10 years इन नोएडा? हर मार्केट के अंदर एक ट्रेंड सेटर होता है, हम्म, ठीक है। गुड़गांव पे शुरू से ट्रेंड सेटर डीएलएफ ही था। ओके। गुड़गांव नोएडा के अंदर आप थोड़ा नोट करो कि जो आपके प्राइसेस शूट अप हुए अपार्टमेंट्स के या किसी भी चीज के, वो M3M के बाद हुए। ओके। M3M चेंज द ट्रेंड ऑफ नोएडा। ओके। उसके साथ साथ में गोदरेज ऑल्सो जम्प्ड इन, ये हम्म, सारे के सारे आए और उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया नोएडा का। हम्म, ऐसी हर जगह पे एक ट्रेंड सेटर आता है थोड़े टाइम के बाद। हम्म, अब मैक्स स्टेट आ गया, हम्म, मैक्स स्टेट भी बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है और हम्म, प्रोडक्ट बनाएगा भी सही। हम्म, तो ये उसके हिसाब से काम हो रहा है सारा का सारा। बाकी मैं ये नहीं मानता कि नोएडा का रेट आज गुड़गांव से ज्यादा है, वो एक आधा प्रोडक्ट का इट्स कोइंसिडेंस, मतलब एक एक्सेप्शन मान लो, हम्म, बट गुड़गांव का रेट ज्यादा है हम्म। नोएडा से। और सबसे ज्यादा अनरेटेड रियल एस्टेट में कौन होता है? अंडररेटेड हाँ। रियल एस्टेट में कौन होता है? लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं एक पकड़ता हूँ, एक ब्रोकर है, ब्रोकर इज ए एंड बी इज द डेवलपर, राइट। ब्रोकर क्या करता है, क्लाइंट लेके आता है डेवलपर के ऑफिस में, साइट ऑफिस में, मॉडल दिखाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। वो कौन करता है? वो उसका आरएम करता है। ओके। उसका आरएम इज जो रिलेशनशिप मैनेजर, जो डेवलपर की तरफ से है, और जो वो चैनल पार्टनर जिस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है उस कंपनी के अंदर। डील हो गई, डील क्लोज हो गई, ब्रोकर का नाम हो गया, ही मेड गुड कमीशन, डेवलपर इज हैप्पी, ही सोल्ड माय प्रोडक्ट। अब इन दोनों के अंदर अगर देखोगे, प्रोडक्ट पूरा समझाता आरएम है, क्लोज करने के अंदर आरएम का बहुत मोटा हाथ होता है, करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस पूरी आरएम देता है। ब्रोकर का फोन आता है उसके आरएम को कि भाई वो पेमेंट हो गई थी, रिसीट नहीं आई, अभी भिजवा रहा हूँ सर। अच्छा, वो अगर पेमेंट पूरी हो गई थी, अग्रीमेंट नहीं बना, अभी बनवा रहा हूँ सर। अग्रीमेंट साइन हो गया, वापस नहीं आया, अभी भेज रहा हूँ सर। तो इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर जो एक अंडररेटेड रह जाता है, जिसको ना एप्रिसिएशन मिलती है, ना जिसको ज्यादा कुछ रिकॉग्निशन मिलती है, वो आरएम है डेवलपर का। ओके। वो है एक अंडररेटेड आदमी जिसकी मेहनत 70 60 70% होती है। आप बहुत सारे केसेस देखोगे, 70% 80% केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर एक चैनल पार्टनर एक क्लाइंट को लेके साइट ऑफिस पे आता है और उसके हवाले कर देता है। उसके बाद वो बाहर भी घूम रहा होता है, फोन पे बातें कर रहा होता है, वो दोनों लगे पड़े, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही क्लोज द डील, ही क्लोज द क्लाइंट फॉर दैट चैनल पार्टनर। और वही है जो अनरिकॉग्नाइज निकलता है पूरी दुनिया में। इंडिया में कब ऐसा होगा कि जब एक्चुअली लोग जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स की या ब्रोकर्स की वैल्यू करने शुरू कर दें? क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स को ये लगता है कि यार तुमने करा ही क्या है, मतलब बहुत बार सुनने को मिलता है कि तुमने करा ही क्या है, तुमने फोन किया बुला लिया, हमने ले लिया, तुमने करा क्या है, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। और कोई 1% मानता है अपने मेहनत का, तो उसमें भी लोग बोलते हैं तुमने करा क्या जो 1% तुम दे रहे हो? तो आपको क्या लगता है ये सिनेरियो होगा चेंज, या यही चलता है इंडिया के अंदर? यार ये डिपेंड करता है सामने वाले आदमी पे हम्म, कि वो किस हिसाब से अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहा है। हम्म, अगर आप क्लाइंट को बहुत अच्छे से स्मूथली हैंडल कर रहे हो, उसकी एक एक क्वेरी को एड्रेस कर रहे हो, उसकी एक एक कंसर्न को समझ रहे हो, उसकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे रहे हो, तो ही विल टेक यू सीरियसली एंड वो आपके बारे में कभी भी कुछ इल नहीं बोलेगा। अगर आपने जेन्युइन के अंदर वो फोन करके बुलाया है, तो यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट आईज की मैंने इसके सामने काम करके दिया है, तो मेरे को ये रिस्पेक्ट चाहिए। आप अगर कुछ करोगे नहीं तो वो बोलेगा ही बोलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो इंडस्ट्री का रूल है, सेट रूल, कि वो जिसका क्लाइंट है कमीशन उसी की है, एज सिंपल एज दैट। वो कमीशन तो लेके जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो बना ही लेगा, 1% बनाए, 2% बनाए या 10% बनाए, वो उसका बन ही जाएगा। बट वो दैट डिपेंड इज एब्सोल्युटली ऑन द चैनल पार्टनर। बहुत सारे चैनल पार्टनर मार्केट के अंदर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट हैंडल करते हैं। हमारे पास जैसे मैं किसी डेवलपर के यहाँ पे आ रहे हूँ, मेरे पास तो सीधा बुकिंग फॉर्म आता है विद द साइन चेक एंड द अमाउंट रिटर्न ऑन, जितनी मांगी थी उतनी आती है, ओके। कि इतना था इतना आ गया। बहुत सारी जगह पे होता है कि क्लाइंट हमें बिठा के कुछ समझाना पड़ता है। तो ये चीजें तो रहेंगी सर इसके अंदर, ये तो केस टू केस डिफर करता है। और मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट अब पहले के मुकाबले में अब थोड़ी सी होने लगी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा, अभी क्वांटिटी भी तो बहुत चीज बढ़ गई सर। वो इतने फ्रीलांसर्स हो गए हैं, एक बड़ी कंपनी के अंदर जाके काम सीखते हैं, फिर वहां से काम छोड़ देते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग अपनी करनी शुरू कर देते हैं। अब एक क्लाइंट को 10 लोग फोन कर रहे हैं, एक क्लाइंट अगर गूगल पे नाम लिख देता है ना, तो उसको 20 जगह उसका नंबर जाता है और 200 जगह से उसको कॉल आने लग जाते हैं। तो वो सारा सिनेरियो वहीं से खराब हो जाता है। और ऐसे कोई स्कैम्स जो हो रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी करंटली, स्कैम्स जो हो रहे जिससे हैं, लोगों को बचना चाहिए? रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले स्कैम हुआ है, अपने नोएडा का ही हुआ है, इन ये यमुना एक्सप्रेसवे पे। वहां पे ऐसी प्लॉट था, प्लॉट बेचा उसने, एक सामने बायर दिखाया, उसके सामने पेपर्स दिखाए,
और उसने उसको ट्रांसफर कर दिए, उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए हम्म एंड वो प्रॉपर्टी उसने साइन कर दी उसके नाम पे. हम्म बट इन द एंड व्हेन ही वेंट टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस हम्म दैट वाज नॉट अंडर हिज नेम. हम्म इनफैक्ट जिसने उसको बेचा वो भी नहीं था. दिस इज अ मतलब आप देखोगे थोड़ा गूगल पे लुकअप करोगे आपको दिखेगा. ओ ये 1 महीने पुरानी बात है. अच्छा तो एक तरीके का ये एक स्कैम है जो अभी रिसेंटली आया है. ये इंडिया में तो अभी बहुत रेयर है क्योंकि आदमी रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके एक बार चेक कर ही लेता है. ये इंडिया के बाहर बहुत होता है. अच्छा एक मैं आपके व्यूअर्स को एक एडवाइस देता हूँ. नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है गोज बाय द नेम ऑफ टोक्यो स्विंडलर्स. ये टोक्यो के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका था रियल एस्टेट का, ओके यही फ्रॉड वाला. ओके तो उस पे एक वेब सीरीज है, उसके अंदर आपको पता लग गया वो किस लेवल पे करते हैं काम. वैसे लेवल का काम इंडिया में नहीं हो रहा बट एटलीस्ट आप किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, आदमी टू आदमी, कस्टमर टू कस्टमर अगर डील हो रही है तो एटलीस्ट आप उसके पेपर्स चेक करो पूरे के पूरे. नकली पेपर्स बनाना इज वे टू इजी. पेपर प्रिंट ही तो करना है, बन जाते हैं, पेपर्स फॉर्ज हो जाते हैं. बट आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाओ, चेक करो, या कोई प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन रेरा की वेबसाइट पे चेक करो, या आप पूरी अपना थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही चेक काटो. दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड व्हाट डू यू थिंक वन शुड बाय और रेंट अ हाउस? जो सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन है बाय और रेंट एवरी रियल एस्टेट पॉडकास्ट में, कि किसी को अपना घर खरीद लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, बाइंग और रेंटिंग? यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन व्हाट हिज इन्वेस्टिंग कैपेसिटी और बाइंग कैपेसिटी है. अगर मान लो उसके पास 2 करोड़ है और वो 2 करोड़ का ही घर ढूंढ रहा है तो आई वुड से कि भैया यू शुड गो फॉर द रेंट ऑप्शन. ओके रेंटल ले लो, वो ज़्यादा बेटर है. आपके 2 करोड़ बहुत लंबे टाइम तक चल जाएंगे. रेंट पे ले लो, वो ज़्यादा बेटर है. बट अगर किसी आदमी के पास कैपिटल बहुत अच्छा है और उसको लेना है तो वो ले भी सकता है, इसके अंदर कोई वो नहीं है. मेरे हिसाब से अपना ले लो. उसके देखो दोनों के अंदर अपने अपने चार्म है. एक लॉजिकल आदमी ये बोलता है कि जी मैं आज एक 2 करोड़ की चीज ले रहा हूँ, वही सेम चीज मेरे को 15,000 रुपये महीने किराए पे मिल रही है, मैं 15,000 रुपये महीना किराया देता हूँ. उसके अंदर ड्रॉबैक्स भी आते हैं. अगर आप रेंट पे रह रहे हो, लैंडलॉर्ड ने बोल दिया खाली करो, यू हैव नो अदर ऑप्शन. हर साल भर साल उसका बढ़ता रहेगा, आपका रेंट भी बढ़ता रहता है. आज नहीं बढ़ता, 2 साल बाद तो बढ़ेगा ही 10%, 1 साल बाद बढ़ेगा, 2 टाइम बाद भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा. और रेंट वाले के अंदर क्या ऑप्शन होता है, सारी सरदर्दी मकान मालिक की हो जाती है. मेंटेनेंस वो देखेगा, हर चीज वो करा के देगा, सबको कोई घर में प्रॉब्लम आ गई वो देखेगा. जब आप ओनर बन जाते हो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं. तो ये वाली चीज तो आती है. और कोई मिथ जो आप बस्ट करना चाहो रियल एस्टेट में, तो लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस. लोग यहाँ पर आते हैं कि मैं 1 साल के अंदर कई लाख रुपए लेके जाऊंगा, उसके बाद अपना ऑफिस खोलूंगा, फिर अपना काम करूंगा, मेरे को भी नौकरी की जरूरत नहीं है. ये मिथ है. रियल एस्टेट के अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने 1 साल में बहुत अच्छा काम कर लिया है, बट हर एक का नहीं होता. और हर एक को रियल एस्टेट इंडस्ट्री दूर से बहुत शाइनी लगती है, बट जो भी आपको ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है ना, द टॉप ऑफ द फूड चेन, वो शुरू उसने वहीं से करा है. वो फूड चेन के ऊपर ऐसे जाके नहीं बैठ गया. एंड हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड वर्क लाइफ? कुछ नहीं जी, मेरी कोई पैसी कुछ खास पर्सनल लाइफ तो है नहीं. आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ. घर आता हूँ, उसके बाद काम पे लग जाता हूँ. अब मैंने आजकल रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाया जो कि आपने मेंशन किया था, द बॉल्डी रियल्टर के नाम से. उस पर थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ घर जाके. दैट्स इट. और एक जो व्यूअर्स का हमारा क्वेश्चन था कि जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता है, वो गए जॉब करे, टास्क दिया जाता है. बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं. एक रियल्टर की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं. व्हेन ही वेक्स अप, कितने बजे उठते हैं, क्या शेड्यूल रहता है, कैसे वो ही चेक्स ऑन द क्लाइंट्स, हाउ ही फॉलो अप्स, क्या प्रोसेस रहता है पूरे दिन में द वन शुड फॉलो. तो आपका क्या वो एक डेली रूटीन है कि आप कैसे अपना डे को क्लोज करते हो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक? एज आई टोल्ड यू कि आई वर्क विद द डेवलपर फर्म, राइट. तो मेरा जो रूटीन होता है वो ये होता है कि ऑफिस पहुंच के जो लोग काम कर रहे हैं, व्हाट टाइम यू वेक अप? आई गेट अप एट 8:30. Okay. I leave my house at 9:30. I reach my office at 10:30. By 10:30. Okay. After that पहले 5-10 मिनट बैठ के थोड़ा इधर उधर हाथ उठ मिलाए, एक दो जरा घूमे फिरे लोगों के साथ. उसके बाद काम पे 10-15 मिनट में बैठ गए. उसके बाद आई मेक श्योर कि आई कॉल एवरी वन ऑफ माई चैनल पार्टनर कि आज का क्या स्टेटस है, कोई विजिट है, कितने विजिट्स हैं, पेपर वर्क कोई पेंडिंग है तो सीआरएम से कनेक्ट करके पूरा करवा दिया. उसके बाद पूरा दिन तो उसी में जाता है. कोई विजिट्स हो गई साइट पे तो वेल एंड गुड. अगर दिन की 2-3 विजिट भी हो जाती है तो उसमें आपका आधा पौना दिन निकल जाता है आराम से. तो वो वैसे सॉर्ट कर लो. उसका शाम को कहीं स्टॉपेज लेके पहुंचना है घर तो वो पहुंचो, नहीं तो सीधा घर पहुंचो. उसके बाद घर जाके यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोशल मीडिया कि उस पर क्या क्या वीडियोस बनानी है, क्या क्या स्क्रिप्ट्स लिखनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, उस पर फिर फोकस करो. वैसे ही जाता है. सोशल मीडिया इज हेल्पिंग यू इन अ गुड वे? और या कैसा लग, मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी?
सोशल मीडिया अपने आप के अंदर बहुत अच्छी चीज है और बहुत वास्ट है। आपको पहले होर्डिंग लगा के करना होता था काम, अब सोशल मीडिया पे आपके पास ऑलरेडी 2 लाख लोगों ने वो वीडियो देख ली, तो आपके होर्डिंग भी इतने नहीं देखेंगे जितने लोग। हाँ, तो 2-3 दिन के अंदर कोई 2 लाख वीडियो भी पहुंच जाती है व्यूज पे, 200,000। तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स हर एक को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है और मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। आई एम गेटिंग गुड रिकग्निशन। अब लोग मेरे को जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। उसके बाद मेरे को लीड्स भी जनरेट हो रही है कुछ कुछ। अभी तो मटेरियलाइज नहीं हुई है ढंग से क्योंकि मेरा चैनल इज ओनली 2 months ओल्ड। ओके, बस उसके बाद हो जाएगा सब सॉर्ट। और आपने ग्रुप 108 में ही क्यों सेल्स के लिए चुना? ऐसा क्यों नहीं? बाकी डेवलपर गोदरेज है और भी कमर्शियल डेवलपर्स हैं मार्केट के अंदर, और भी अच्छे ब्रांड्स भी हैं, इससे भी अच्छे ब्रांड्स भी हैं और इससे नीचे भी हैं, तो वाई ग्रुप 108? एक तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है फर्स्ट। सेकंड, व्हेन आई वाज कमिंग इनटू दिस कंपनी, थोड़ा सा तो आदमी अपना भी होमवर्क करता है ना। तो अगर किसी चैनल पार्टनर से भी मैं बात करता था ना, तो ही यूज्ड टू से और शी यूज्ड टू से गुड वर्ड्स अबाउट द कंपनी, कि टाइमली पे आउट है, ट्रांजैक्शन होने के थोड़े टाइम के बाद ही हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं, एवरीथिंग, हमारी कमीशन इजीली विड्रॉ हो जाती है, कंपनी इज वे टू फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग इज देयर। वही था मेरे लिए भी, अच्छा था। कंपनी इज गुड, कंपनी हैज गॉट सॉलिड बैकग्राउंड एंड कंपनी टाइमली डिलीवर भी कर रही है प्रोडक्ट। देखो 2-4-5 महीने ऊपर नीचे सारे चलते हैं, बट टाइमली सब काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है। मार्केट वैल्यू भी कंपनी की बहुत अच्छी अप्रिशिएट हुई है पुराने कुछ टाइम में। क्लाइंट्स को अपने अप्रिसिएशन भी दिया है प्रोडक्ट्स के अंदर। और विजन क्या है कंपनी की? मतलब कंपनी का विजन, ग्रुप 108 का क्या विजन है? बिकॉज नाम तो बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, ग्रुप 108, एवरीबॉडी इज लविंग इट। तो क्या विजन है कंपनी की लेके आगे? विजन तो सर कंपनी का बहुत अच्छा है कि अच्छी अच्छी चीजें बनानी है। रियल एस्टेट एक डेवलपर का विजन क्या होता है कि पहले वो शुरू करता है बहुत छोटे प्रोडक्ट से, फिर वो बड़े प्रोडक्ट पे जाता है, फिर उससे बड़े पे जाता है, फिर सीधा टाउनशिप पे आ जाता है कि अब मैं टाउनशिप बनाऊंगा। हमारा विजन भी है एक ना एक दिन किसी कोई टाउनशिप बनाएंगे अच्छी सी और ग्रो करेंगे। देखो सिर्फ डेवलपर तो ग्रो कर जाएगा, अगर उसने गड्ढा खोद के एक कंस्ट्रक्शन बना दी, एक बिल्डिंग बना दी 30-40 फ्लोर की, तो कुछ भी बना दिया, डेवलपर तो ग्रो कर गया ना। उसने जितना क्लाइंट से पैसा लिया था उसमें उसकी कमाई आ गई, डेवलपर तो बाहर हो गया। बट डेवलपर वो काम का है जो अपने साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी ग्रो कराए। अगर क्लाइंट्स के बारे में वो नहीं सोच रहा है तो थिंग्स विल नॉट गो वेल विद एनी डेवलपर। क्लाइंट को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, क्लाइंट को अच्छी उनकी वो नहीं मिल रही, रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो डेवलपर विल नॉट सक्सीड इन द मार्केट। अभी तक तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आगे भी इससे बेटर ही होगा। तो यही विजन है जी, अपने क्लाइंट को अपने साथ में लेके चलते हैं एंड कोई भी प्रोडक्ट खाली नहीं छोड़ते, उसको लीज असिस्टेंस देते हैं। लॉकेबल प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे ब्रांड हम लेके आते हैं, बहुत सारी काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे तरीके से चल रहे हैं एंड विजन बहुत स्ट्रांग है। 10 साल के अंदर मेरे हिसाब से नोएडा के टॉप 2-3 में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। And any one advice you want to give to the world? To the world? Not towards the real estate, या कुछ भी ऐसा आपके कोई एक्सपीरियंस हो या कुछ ऐसा आपको लाइफ में लगा हो दैट कि हाँ ये चीज करनी चाहिए, या फिर ऐसे कोई एडवाइस? I would say stay small enough, long enough, you're gonna be big enough soon enough. Okay, दोबारा बोलना। Stay small enough, long enough, you're gonna be big enough soon enough. बहुत लोग क्या होता है थोड़े से पैसे कमा के उड़ने लग जाते हैं। जितना हम्बल रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतनी जल्दी ही बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो वही है, स्टे स्मॉल इनफ, लॉन्ग इनफ, बहुत टाइम तक छोटे बन के रहो, बहुत जल्दी बड़े बन जाओगे। Okay. And you think God exists? God exists? Of course God exists. This is a pet question of our podcast. हम सबसे पूछते हैं। Okay. So sometimes ये बहुत ऑफ ट्रैक भी होता है, but when I started it, तो मुझे ये जानना था कि क्योंकि हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, तो ये मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है कि यार लोग हाउ दे थिंक गॉड इज। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, या बहुत सारे को कुछ और विजन होती है। तो आई वांट टू नो फ्रॉम गॉड एग्जिस्ट करता है, पर हर एक का अलग अलग परसेप्शन है। ओके, लाइक कई लोगों के लिए जो गॉड है वो उनके माँ बाप है, कई लोगों के लिए गॉड है वो उनके बच्चे हैं, कई लोगों के लिए गॉड है वो भगवान है, कई लोगों के लिए गॉड अल्लाह है, कई लोगों के लिए गॉड कुछ है। तो गॉड तो एग्जिस्ट करता है, सब चीजें नहीं होती अगर गॉड नहीं होते। नेचर इज कंट्रोल्ड बाय गॉड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड, एवरीथिंग इज रिटन इन द डेस्टिनी एंड दैट डेस्टिनी हैज बीन रिटन बाय गॉड। तो ऐसा नहीं है कि गॉड नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। एक एक चीज है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी किसी ना किसी दिन लिखा गया था, आज से बहुत पहले लिख दिया गया था। आप यहाँ बैठे होगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, सब लिखा हुआ है। तो गॉड इज देयर। एंड
कोई ऐसी चीज जो अब तक की जर्नी में आपको बहुत स्ट्रक करी हो, बहुत कोई स्टक ऐसी करी हो। लर्निंग या कोई ऐसी चीज बहुत स्ट्राइक करी हो कि यार हाँ ये चीज का मुझे बहुत ध्यान रखना है लाइफ में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन से आपको एक लर्निंग मिली हो, आई कुछ थिंक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली हर कोई अपनी जिंदगी में डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है या डिफरेंट तरह की लाइफ जी रहा होता है, तो सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते ही हैं। इट्स नॉट अबाउट पर्सनल लाइफ, नॉट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, बट ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको लगी हो यार यार दिस इज द गेम चेंजिंग फॉर माई लाइफ, या दिस वॉज द गेम चेंजर, या फिर ये चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है, कोई ऐसी इंसिडेंट। जो मेरे को ऐसा लगता है वो ये है कि मी या कोई भी हैज टू स्टे हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एवरी टाइम। ओके। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैंने एक बार एक डील के अंदर इकट्ठे 7-8 लाख रुपए कमाए एक मंथ के अंदर, नॉट अ डील इन अ मंथ। 8-10 लाख रुपए कमाए। आई वाज ऑन द सेवन स्काई। शुरू शुरू में अर्ली करियर के अंदर ही साल भर के अंदर अंदर ऐसे एक महीना आ गया जिसके अंदर आई डिड दिस, आई वाज ऑन द सेवंथ क्लाउड। मतलब आ जाता ना आदमी का, मेरा सिस्टम हो गया अभी, मेरे अंदर हिसाब, मेरा नाम चलेगा। वो बहुत सारे लोगों में आ जाता है, मेरे अंदर भी आया, बहुत लोगों के अंदर आता है। किसी के अंदर लाख रुपए कमा के आ जाता है, किसी में 2 करोड़ कमा के आता है, किसी में 10 लाख कमा के आता है। राइट। बट यू जस्ट हैव टू स्टे हम्बल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने वो वाला फेज ढंग से निकाल दिया ना, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल वन डे। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। मैंने एक आदमी को, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को 15 लाख रुपए कमा के दिए। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल भी उसके पास काम नहीं था। ही मेड अ गुड, उसने बहुत अच्छा सामान बेचा, मतलब मैंने साथ में हेल्प करी उसकी, एंड ही मेड कमीशन ऑफ 15 लाख रुपीज। नेक्स्ट डे दैट गाय ब्रॉट अ कार वर्थ ऑफ 30 लाख रुपीज। बाकी 15 लाख का लोन करा लिया। मैंने कहा ये क्या करा तूने, तेरे को पैसे की दिक्कत थी? कह रहा नहीं, अब ऐसे मैं क्लाइंट, मैं जब इस पे जाऊंगा तो क्लाइंट भी मेरे को सीरियसली लेगा ना। ये मिथ है कि क्लाइंट मेरे को सीरियसली लेगा, गाड़ी लंबी होगी तो। बट ठीक है, आपका एक लाइफस्टाइल है, उसे मेंटेन करो। अगर आपके पास देखो, गाड़ी का भी एक वो होता है कि अगर आपके पास गाड़ी लेने से 7 या 10 गुना ऊपर पैसा है तभी वो गाड़ी लेना, नहीं तो मत लेना। तेरे तू उससे कम ना वैल्यू तेरे पास है और तुम गाड़ी ले आए हो तो वो है, वो सही नहीं है। तो यू हैव टू स्टे हम्बल एवरी टाइम, वेदर यू आर मेकिंग मनी और वेदर यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू हैव टू स्टे हम्बल एंड यू हैव टू स्टे डाउन टू अर्थ। और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5-10 साल में रियल एस्टेट का क्या होने वाला है? रियल एस्टेट का क्या होने वाला है? देखो, अगले जो 10 साल हैं उसके अंदर कौन इन्वेस्टर ज्यादा होंगे? वो होंगे वो जो सन 1990 के बाद पैदा हुए हैं या 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं मिलेनियल्स एंड जेन जी। वो ज्यादा आ जाएगा उस टाइम पे, इनकी उम्र हो चुकी होगी इन्वेस्ट करने वाली। तो अगले 10 साल के अंदर ये दो जो हैं, मिलेनियल्स एंड जेन जी, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे। उससे पुराने भी होंगे, ये सबसे ज्यादा होंगे। मेरे को ऐसा लगता है अगले 10 साल के अंदर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इनके बस का नहीं है, एक बार बाहर निकलो घर से, उसका 5-5, 6-6 प्रोडक्ट घूमने जाओ, उसके बाद उनको बैठ के आइडेंटिटी करो। एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी रिफाइंड एंड क्रिस्प एंड ब्रीफ। ये वैसी है जनरेशन जो अब आ रही है। मैं भी मिलेनियल ही हूँ, मेरी जनरेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट ये ऐसे ही चलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर साइट विजिट भी घर बैठ के ही होगी। अच्छा। थ्रू वर्चुअल रियलिटी ऐसा कुछ आएगा। साइट विजिट घर बैठ के होगी, वर्चुअल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो अभी है, बहुत सारी जगहों पे खत्म हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज आर ओके विद वर्क फ्रॉम होम कि अनटिल एंड अनलेस योर एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आज तक आप पिछले कितने कैसे फ्लैट्स बेचते हो कुछ भी फ्लैट 2 BHK प्लस स्टडी, 2 BHK प्लस सर्वेंट रूम, 2 BHK 3 टॉयलेट 4 टॉयलेट, ऐसे बोल के बेचते हैं, राइट? आने वाले कुछ टाइम के अंदर ऐसे हो जाएगा 3 BHK प्लस ऑफिस। वहां पे एक छोटा सा ऑफिस स्पेस भी बनेगा। मेरे को ऐसा लगता है 5-10 साल के अंदर, अगर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर खत्म नहीं हुआ, तो घर के अंदर एक आदमी को डेडिकेटेड जगह चाहिए ऑफिस के लिए। और 10 साल के बाद द रियल एस्टेट मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी, बी इट सोशल मीडिया, बी इट वर्चुअल रियलिटी, बी इट एनीथिंग। सारा का सारा काम आप भूल जाओ कि कोई साइट पे आके इतने दिन में 4-4 बजे, ये जो जेनजी है ये नहीं आते साइट पे। इनको घर बैठ के डिलुलू करना और घर बैठ के काम करने सारे। ये ऐसे होंगे सारे के सारे काम। जैसे दुबई में प्रॉपर्टी बिकती है। यस, इंडिया वाले जो है दुबई जाके एक बार ही देखा है, उसका उनको कोई और ऑप्शन समझ में आ गया, वो देख लिया। और जैसे क्वेश्चन मैं भूल गया था पूछना आपसे, लेट्स से कोई नया ब्रोकर है या नया जो स्टार्ट कर रहा है इस बेस में, क्लाइंट को वो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है, तो वो कैसे उसको करना चाहिए, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट टाइम बात करते हैं? मैं इसको एक स्टोरी के साथ बता सकता हूँ। श्योर श्योर प्लीज।
रामायण पता है आपको? हम्म, रामायण में क्या हुआ था? हम्म, रामायण के अंदर सीता जी का हरण हुआ था, हम्म, श्रीलंका गई थी, जो आज के टाइम में श्रीलंका है, उस टाइम पे हम्म, रावण की लंका थी। हम्म, उसके बाद वहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी बचे थे। हम्म, उनके पास थे तीन ऑप्शन। हम्म, तीन ऑप्शन क्या थे? या तो बात को रफा दफा करते हम्म, कि छोड़ गए, मेरे को किसी को जवाब तो देना नहीं, जब हम्म, जाऊंगा 14 साल बाद बता दूंगा हम्म, कि डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया, कुछ हम्म, भी गोली हो गया। दूसरा ऑप्शन था वापस अयोध्या जाना, हम्म, वहां से अपनी सेना लेनी हम्म, और फिर जाना लंका पे हम्म, अटैक करने। हम्म, तीसरा ऑप्शन था कि जाना आगे और हम्म, देखना क्या होता है। हम्म, वो तीसरा ऑप्शन जो था ना, उस तीसरे ऑप्शन को कहते हैं कॉन्फिडेंस। हम्म, उन दोनों को कॉन्फिडेंस था कि सामने जो मर्जी सेना हो, जितनी मर्जी बड़ी सेना हो, हम्म, हम उन्हें डिफीट कर देंगे। वो तो हम्म, विद टाइम जब वो बड़े लंका की तरफ, तो उनकी सेना बनती चली गई, हम्म, बट वो निकले तो दोनों अकेले ही थे ना, राइट, कि हम लपेट देंगे, हम बिल्कुल, समेट लेंगे, हम देख लेंगे, सीता हम्म, सीता माता ले आएंगे वापस। हम्म, वैसे ही रियल एस्टेट के अंदर होता है, आदमी जो सबसे ज्यादा लैक करता है ना, वो कॉन्फिडेंस लैक करता है। जब कोई हम्म, नया आदमी बैठता है ना, यार क्लाइंट ने कुछ टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, इसका जवाब क्या दूंगा, हम्म, क्लाइंट ने कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया, उसका जवाब क्या दूंगा, अरे हम्म, मेरे को तो हिंदी अच्छी आती है, क्लाइंट तो इंग्लिश में बात कर रहा है। हम्म, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल बैरियर है। हम्म, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम्म, आपका क्लाइंट जो आपके सामने बैठा है ना, उसको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे ज्यादा नहीं पता, हम्म, आप ही को पता है ज्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो राइट, आप इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? आपको कोई चीज नहीं पता, आप क्लाइंट को बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यार से हम्म, मेरे से किसी ने पूछा नहीं है, लेट मी चेक ऑन दिस। हम्म, किसी भी सुपीरियर को कॉल करो, अपने सीनियर को हम्म, कॉल करो, उससे पूछ के जवाब दो। हम्म, गलत कमिटमेंट मत दो और गलत चीज मत बोलो। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द की। ओके, आप कॉन्फिडेंट हो, क्लाइंट के सामने बैठ रहे हो, यू विल नॉट गेट डिफीटेड। हम्म, आपको नहीं क्वेश्चन आता, पूछ के जवाब दे दो ना, क्या हम्म, दिक्कत है उसके अंदर? हम्म, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज, और बहुत अच्छा लगा, और सेम है, बात के, द प्लेजर इज और ऑल माइन। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, द प्लेजर ऑब्वियसली इज हम ऑल माइन। सोचते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी लोगों को नॉलेज मिलेगी, काफ़ी रियल्टर्स को और काफ़ी क्लाइंट्स को भी नॉलेज मिलेगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें। एंड आर मेजरली आर फोकस ऑफ प्रेजेंटिंग दिस पॉडकास्ट कि उन लोगों तक हम पहुंच पाएं जिनकी अपनी स्टोरीज हैं और कुछ उनके नॉलेज है जो शेयर कर पाएं। ऑब्वियसली बड़े सेलिब्रिटीज के, बड़े लोगों के तो ऑब्वियसली हर कोई सुनता रहता है, बट एक कॉमन मैन और एक जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी एक जर्नी, उनकी एक लाइफ, उनके एक्सपीरियंस भी इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें शेयर करने मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू एंड वी विश यू कि बहुत आप ग्रो करें, एंड थैंक विल यू समवे मीट अगेन। जी।